तो सबसे पहली बात आपको पता ही है कि पूरी मार्केट में हो हल्ला मचा हुआ है। कोई बोल रहा है 15 लाख करोड़ चला गया, कोई बोल रहा है 20 लाख करोड़ चला गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जाहिर सी बात है, आपका एक पैसा कहीं नहीं गया जब तक आप रिडीम नहीं करोगे, इस बात का मेरा विश्वास रखना। और ये उन्हीं लोगों का बोलना है जो ये चाहते हैं कि आप लोग मार्केट से निकल करके चले जाएं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और सब्जेक्ट आज उसी पर ही है, उसको आप समझने की कोशिश करना। जब कभी भी ऐसा होता है कि मार्केट में गिरावट आती है, क्योंकि जो मैंने दूसरा रीजन आपको बताया था, वो दूसरा रीजन क्या था कि चाइना की वैल्यूएशन इस समय करेक्ट है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वैल्यूएशन होती क्या है जिसके लिए इतना हो हल्ला मचा हुआ है, जिसके लिए एफआईआईज का मोह भंग हो रहा है इंडियन मार्केट से, जिसके लिए वो उदासीन रवैया अपना रहे हैं और उसके बाद में सेलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते थे कि एफआईआईज का महत्व तो नहीं है, एफआईआईज नहीं आएंगी तो क्या हुआ, रिटेलर्स हैं, डीआईआईज हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है, मैंने आपको बताया हुआ था एक बार कि जिस प्रकार से एचडीएफसी और रिलायंस का वेटेज है हमारी इंडियन मार्केट में, उसी प्रकार से मैं केवल दो कंपनियों का ले रहा हूं, फाइनेंस सेक्टर का ले रहा हूं, रिलायंस का ले रहा हूं, ऑटो का ले रहा हूं, इन्फोसिस का मान लो, तीन कंपनियों का मैंने ले लिया जो कि मेन है। तो जिस प्रकार से इनका वेटेज है इंडियन मार्केट में, उसी प्रकार से एफआईआईज का भी वेटेज है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर में वैल्यूएशन है कौन सी भला। देखो यार, वैल्यूएशन वो चीज होती है, जैसे मान लो कि आपने हमेशा एक पी रेशियो का नाम आपने सुना होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो अगर ये 16-17 रुपए के आसपास रहती है तो ये माना जाता है कि वैल्यूएशन बहुत ही करेक्ट है। तो इस समय चाइना की वैल्यूएशन उसके लिहाज से भी काफी डाउन है। सो भाई वहां पर प्रॉफिट धड़ाधड़ जो है बन रहे हैं। हमारे यहाँ का तो पी का वैल्यूएशन इस समय निफ्टी का वैल्यूएशन इस समय 25 रुपए के आसपास जा रहा है। बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका एवरेज तकरीबन 35 रुपए के आसपास जा रहा है। तो अब आप सोचिए कि वैल्यूएशन हमारा अगर 17 के आसपास करेक्ट माना जाता है तो कहीं ना कहीं डबल के आसपास तो ही है। लेकिन वहां पर एक फैक्टर काम करता है, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था और बीच बीच में बताया था, मेरा मैनेजमेंट का साइड का है फील्ड है, तो मुझे अच्छे से पता है। दो चीजें मैटर करती है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में किसी भी शेयर की भी चीज की उसको क्या नाम है, वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। और उसके बाद में आपका उनका वहां पर वो क्या है कि एक ऐसा होता है, एक जो बोलते हैं ना, बाजार की भाषा में बोलते हैं कि जैसे उसको लेन देन की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं। अब रही बात, मैं आपको जैसे बताता हूं, सपोज करो 1998 में एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। वहां पर इफेक्ट क्या डाला था, वहां पर इफेक्ट डाला था आपके प्याज ने। आपने भी सोचा होगा उस समय प्याज जो है, जब आदमी की तनख्वाह 3-3.5 हजार रुपए मुश्किल से जाती थी, जो आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की, तो उस समय बड़ी मुश्किल से जाती थी। टोटल पे की मैं बात कर रहा हूं। और जो 5,000 तक उस समय पाते थे वो अच्छी पे में वो लोग जो है अपना गिने जाते थे। तो उस समय 20 रुपए की एक वैल्यू हो गई थी प्याज की, जो 2 रुपए 2.5 रुपए केजी थी, तो 20 रुपए पर चली गई थी। ठीक है ना। तो उसकी वजह से जनता इतनी रुष्ट हुई कि उनकी सरकार एक बार चली गई थी। ठीक है ना, उस प्याज के खेल में। तो क्या हुआ था कि जैसे मान लिया जब पोखरण का इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां पर कई सारे टनों का प्याज की खपत कर दी गई थी, जिससे रेडिएशन का इमिशन को कंट्रोल किया जा सके। अब इस बात को तो किसी को बताया तो जा नहीं सकता था। उसके बाद में क्या हुआ था कि जो हमारा इंपोर्ट था वो थोड़ा सा प्रभावित हो गया था प्याज का, जिसकी वजह, और आपको पता है ये सबसे ज्यादा प्याज हम कहां से इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। तो उस समय पाकिस्तान के साथ जो है तनिक तना हो गया और प्याज के इंपोर्ट अपना जो है प्रभावित हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी सरकार, ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। आपने देखा होगा कई बार एडिबल ऑयल की सप्लाई में, बिल्कुल एकदम से कॉमन भाषा में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाकी चीजों को, लंबी चीजों को लूंगा तो फिर आपको हो सकता है ऊपर से जाए, इसीलिए मैं ग्राउंड का एग्जांपल देता हूं। तो एडिबल ऑयल की देखिएगा कि कई बार ऐसा हो गया था, तो दालों का ऐसे कई बार हो गया था कि मतलब जो है उसके रेट काफी हाइक होने लगे थे। तो सरकार को आकर के स्टेटमेंट देना पड़ा था कि हम इस पर जरूरी कदम उठा रहे हैं, जमाखोरों पर हम कदम उठा रहे हैं ताकि जमाखोरों पर नकल कसी जाए और नकेल कसी जाए। और उसके बाद में हमने इतना
इंपोर्ट, इतना टन इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आपने देखा होगा 5 महीने 6 महीने के अंदर जब एक बार सरकारी अमला उस पर काम करना शुरू कर देता है तो उसकी वैल्यूएशन क्या होती है, करेक्ट हो जाती है, मतलब प्राइस वहां पर सही तरीके से आ जाता है। उसी प्रकार से मार्केट के जो शेयर्स हैं, जब इनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है और उसकी सप्लाई तो उतनी ही है, तो वहां पर क्या होता है, उसका रेट इंक्रीज होता चला जाता है। तो वहां पर जो आप वैल्यू लगा रहे हो, जो आपको 17 रुपए पर 1 रुपया कमाना चाहिए या 20 रुपए पर 1 रुपया कमाना चाहिए, वो आप 35 रुपए 40 रुपए, किसी किसी शेयर के तो आप देखोगे कि उसकी वैल्यू जो है 100 रुपए पर 1 रुपया, लेकिन क्या है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो लोग महंगे पर भी लेने के लिए उसको तैयार रहते हैं। अभी ऐसे ही है, अगर ये चाइना की मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से करेक्ट नहीं हुई होती और चाइना ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, अगर वो कदम नहीं उठाए होते तो शायद ये सारा का सारा, बेशक हमारी वैल्यू थोड़ी हाई थी, लेकिन इमर्जिंग मार्केट होने की वजह से सारा एक तो पैसा हमारे यहां से निकलता नहीं और दूसरा बाहर का भी पैसा हमारे यहां पर आता, तो क्या होता, उसकी वैल्यूएशन और हाई होती चली जाती। तो अब मैं इसको रिटेलर्स के टर्म में समझता हूं, क्योंकि हम आप सेम ही नाव में सवार हैं। भाई देखो, अपर क्लास का आदमी होगा, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं, वो मेरे वीडियोस को देखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खुद के पैसे को, पीएमएस को उसने हायर किया होगा, ठीक है ना, तो वो अपने पैसे को मैनेज करने के लिए, तो मेरे वीडियोस को नहीं देखेगा। अब हम लोग वही लोग हैं जो कि एक फंड मैनेजर का सहारा ले रहे हैं, या तो डायरेक्ट अपना शेयर्स में भी कर रहे होंगे, वो भी नहीं देखेंगे। सीधी सी बात है भाई, शेयर्स का है, वो लोग कर रहे हैं, अब उनका फायदा हो नुकसान हो वो किस में जाएंगे, फ्यूचर कर रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग जाने। क्योंकि मैं डायरेक्ट शेयर्स का भी हिमायती नहीं हूं, म्यूचुअल फंड का हिमायती मैं इसलिए हूं भाई, मेरे म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्टमेंट करने की तारीफ मैं क्या नाम है, सलाह मैं इसलिए देता हूं कि भाई मेरे को अच्छे से पता है कि एक तो हम अपना पैसा किसको दे रहे हैं, उस बंदे के हाथ में दे रहे हैं जिसको हमें मानते हैं कि यस उसको मार्केट की बेटर समझ है, वो हमसे बढ़िया उन चीजों को जानता है जिन चीजों की हमें जानकारी नहीं है। तो हम उन्हें एक माइनर सी फीस दे करके और उसके बाद में उनको बोलते हैं भैया हमारे पैसे को तुम मैनेज करो। अब यहाँ पर हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, वो ड्रॉबैक खाली एक ही होता है कि भाई हमारे हाथ में उसका होल्ड या खरीद फरोख्त की नहीं होती है, वो फंड मैनेजर ही उसको अपना खरीदता है, बेचता है, उसकी एलोकेशन को निर्धारित करता है, परसेंटेज ऑफ एलोकेशन को निर्धारित करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आगे मैं जहां से बात को स्टार्ट किया था वहां से शुरू करता हूं। तो अब रही बात की जो वैल्यूएशन है, अब मेन बात हो रही है वैल्यूएशन की, तो वो वैल्यूएशन जो आपका करेक्ट होना है, वो वैल्यूएशन आपका कैसे करेक्ट होगा आप बताएं। अगर वो वैल्यूएशन करेक्ट हो जाता है, सीधी सी बात है, तो आपको एक तो अच्छे रेट पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एसआईपी तो जा ही रही है, एसआईपी तो जा ही रही है। जब आप महंगे में खरीदोगे तो आपको एनएपी तो कम मिलेगी ना, जो आपका नेट असेट है उसकी वैल्यू जो है वो आपकी महंगे खरीदोगे तो वो वैल्यू आपको कम मिलेगी। मेरी बात को आप जो है समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे तो इसको एक एग्जांपल से और बताता हूं। जैसे मान लिया, सपोज करो सोना अभी के टाइम पर 75,000 रुपए पर चला गया है। अब अगर आपको 10,000 रुपए 10 ग्राम सोना चाहिए तो आपको 75,000 24 कैरेट सोने के लिए खर्च करना पड़ेगा। दैट इज ए बिल्कुल एकदम से बेसिक थिंग है। अगर वही सोना आपका आज की डेट में 60,000 पे आ जाता है तो आपको कितना मिलेगा सोना, आप बताएंगे? अब आप इसको 15 पचे 75 5 भागों में बांट दो, 2 पंचे 10, ठीक है। 10 ग्राम सोने का भाव जहां पर आप 75,000 रुपए दे रहे हो, वही अगर खुदा ना खास्ता 60 रुपए पर आ जाता है तो आपको 12 ग्राम सोना मिलेगा। अब आप समझ गए? अब आपके जो असेट की वैल्यू है, अब आपका असेट कहां पर आ गया? आपका असेट 75,000 रुपए नहीं रहा, आपका असेट 60,000 रुपए बेशक रहा है। नहीं समझे? आपका असेट आपने खरीदा 60,000 रुपए में जरूर है, कीमत आपने कितनी पे किया उसकी 60,000 रुपए, लेकिन आपको असेट कितना मिला? 12 ग्राम मिला। आप यहां पर कीमत कितनी पे करते? देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, बड़े बेसिक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं मैं। अब इससे बढ़िया मेरे ख्याल से मेरे पास कोई तरकीब नहीं है भाई। अब मैं वैल्यूएशन को समझाने के लिए आपको कोई, मैं क्या नाम है, मेरे पास वो नहीं है कि रस घोल करके आपको पिला दूंगा। समझिए, आप इसको ध्यान से समझिए। तो आपका जैसे मान लिया 75,000 पर सोना है, 10 ग्राम आपने लिया, तो आपको वैल्यू, असेट की वैल्यू कितनी मिली?
10 ग्राम की मिली। पैसा कितना खर्च किया आपने? 75,000 रुपया खर्च किया। जेब से आपका कितना गया? 75,000 गया। तो जेब आपकी ढीली। वही अगर 60,000 पे हो गया, तो अगर आप 10 ग्राम ही ले रहे हैं तो आपकी जेब में कितना पैसा है? 15,000 है। अगर आपने बोला नहीं मैं इस 15,000 का भी ले लेता हूं, तो आपको कितना मिल जाएगा? 12 ग्राम मिल जाएगा। अब 12 ग्राम मिल जाएगा। आपको पता है, किसी से भी आप पूछिएगा, XYZ जो बिल्कुल अननोन से अननोन आदमी होगा, सड़क पर जा रहे किसी ताऊ को पूछ लेना, घर में अपनी वाइफ से पूछ लेना, माता जी से पूछ लेना, भाई से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, बहन से पूछ लेना, रिश्तेदार से पूछ लेना कि भाई मेरे को 60,000 में सोना मिला तो मैं ले लूं। हर कोई बोलेगा यार ले लो। क्यों? क्योंकि सबको पता है यार ये सोना तो अंतोगत्वा जो है ना 1 लाख रुपए पर भी जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसको 4,000 से उसकी वैल्यू देखी हुई आज के 75,000 तक। तो उनको इस बात की समझ है कि यस इसकी वैल्यू जाएगी। लेकिन वहीं पर ही अगर सोना 75,000 के बजाय 90,000 पर चला जाए आज की डेट में, या 1 लाख रुपए पर चला जाए, तो आप कितना लेंगे 1 लाख में? वही 10,000 लेंगे। तो आपको 75,000 पे वो वैल्यू क्या लगेगी? करेक्ट लगेगी। वही हाल, तो आप बात को समझ रहे हैं? दोनों सिनेरियोज मैंने रख दिया, एक 1 लाख रुपए पर रख दिया, एक आपका 60,000 रुपए पर रख दिया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए यार, अगर 60,000 पे मिलेगी और कल को 1 लाख रुपया जाएगा, तो आप सोचिए जो आपने 2 ग्राम ही लिया हुआ है, तो 1 लाख रुपए पर उस 2 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? 40,000 रुपए हो जाएगी। बात मेरी समझ रहे हैं? तो कहा है आपने 15,000 की लागत कमाई और लागत लगाई, और उसके बाद में आपने कितना लिया? 25,000 रुपया उस पर नेट प्रॉफिट लिया। तो ये होता है जब आप किसी असेट को उसकी वैल्यूएशन के लिहाज से करेक्ट वैल्यू पर खरीदते हो, तो वहां पर आपको ये दिखता है कि जैसे आपने लागत 15,000 लगाई थी, लागत वो भी कौन सी लागत लगाई थी आपने? जो आप लेने जा रहे थे 75,000 पे, वो आपको सस्ता मिल गया तो आपने उस समय खरीद लिया। तो वही उसी दो, और ये आपका तो 10 ग्राम तो लेकर के 1 लाख खड़ा ही खड़ा है। तो ये फर्क होता है वैल्यूएशन का, ये फर्क होता है एनएपी का। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि वैल्यूएशन इस प्रकार से मायने करता है। अगर ये वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यूएशन करेक्ट हो रही है और एक करेक्शन कुछ दिन चलता है, तो मैं इसको एक हेल्दी साइन मानूंगा अपनी मार्केट के लिए, हेल्दी साइन मानूंगा अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपके पास, मैं 2 फैक्ट पर लेकर के चलता हूं, शाम को किसी और सेशन पे मिलेंगे क्योंकि आज तो मार्केट है नहीं, हो सकता है कि कोई रिकवर करूंगा या कोई सब्जेक्ट इस टाइप का हुआ तो उसको जरूर जो है कवर करूंगा। फिर कल संडे के दिन मैं जो कवर कर दूंगा जितनी कोई रीच है, ठीक है। उसमें कल लोगों ने स्मॉल कैप का फंड भी पूछा है, तो भी मैं जो बता दूंगा। कुछ गुजरात बंधु सर ने भी कुछ अपने सेशन दिए हैं, और भी लोग हैं। और यार मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊंगा यार, धनंजय सर कभी भी किसी भी उसमें ना कमेंट की भरमार कर देते थे, लेकिन अभी क्या है कि धनंजय सर का 2-3 दिन से जो है ना सिंगल कमेंट नहीं है। तो मेरे को कहीं ना कहीं अभी ऐसा होता है ना कि यार लोगों के साथ एक जुड़ाव सा हो जाता है। तो एक्चुअली उनका मेरे को वो भी हो रहा है, लेकिन अभी क्या बताऊं, मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर तो है नहीं कि उनसे मैं कांटेक्ट कर सकूं। सो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माता रानी वो जहां भी हो, जिस कंडीशन में ठीक ठाक हो। चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी तो अभी जो है, जो हमारी वैल्यूएशन है ना, ये इसलिए रिटेलर्स के लिहाज से सही है। दो सिनेरियोज हैं। या तो आपके पास अगर पैसा है तो आप जैसे जैसे गिरावट हो रही है धीरे धीरे पेस को बढ़ाते जाएंगे। अभी 5% से 10% हो जाएगी, तो जहां आप 10% करें तो वहां पर अपनी बढ़ावत 20% कर देंगे, और बढ़ जाएगी 30% कर देंगे, 40% कर देंगे। इसी प्रकार से आप अपने पेस को, अगर आपके पास पैसा है तो, अगर आपको 10% से ज्यादा करेक्शन मिल जाता है, 15% 20% का मिल जाता है, तो जो आपने सेफ्टी या इमरजेंसी अपॉर्चुनिटी फंड बनाया हुआ है ना, तो देखो इमरजेंसी फंड आपका 6 महीने वाला हो गया, वो ठीक है। सेफ्टी फंड अगर खुदा न खास्ता आप लोगों ने तैयार किया हुआ, जैसे मैंने तो भाई जो है कर रखा है, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं तो हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप लोग अपना आप समझ सकते हो। तो अभी बड़े वाले सुपुत्र जी का जो है चल भी रहा है एम्प्लॉयमेंट का, वैसे उनका फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगा। तो उस अपॉर्चुनिटी फंड को ग्रैब करना है,
अगर जिसने भी बनाया होगा वो वाला फंड, सेफ्टी वाला जो मैं बताता हूँ 3 साल की आपकी पर मंथ की कमाई का होना चाहिए, तो उसको आप तुरंत क्या करेंगे, वहां से एलोकेट करना शुरू कर देंगे अगर आपको 10% से ज्यादा का करेक्शन दिखाई देता है तो। नहीं तो बाकी जो आपकी छोटी मोटी कमाई है, सेविंग है, उसको आप रखो 6 महीने का छोड़ करके, बाकी मार्केट में अभी 10% 20% करके जैसे जैसे गिरावट होती जाएगी पार करना शुरू कर दो। जब ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी तो एक छोटा सा चंक डाल करके चलो भाई उसको आशीर्वाद दे देंगे, जाओ भैया। ये स्ट्रैटेजी हो गई। लेकिन वैल्यूएशन पर पक्का ध्यान रखना है, और ये वैल्यूएशन होते ही हमारे 2-3 फायदे होंगे। एक तो जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर हमारी पोजीशन बन जाएगी, नंबर 1 यहाँ पर हमारी पोजीशन बन जाएगी, चाहे वो DIIs बनाए चाहे FIs बनाए, तो जिनका भी पैसा आएगा वो हमारे से अपर लेवल पर लेंगे। और जैसे ही वैल्यूएशन हमारी करेक्ट होगी तो हम इमर्जिंग मार्केट हैं, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ तय है, GDP हमारी द बेस्ट है, तो सीधी सी बात है कि आना ही पड़ेगा। कई बार हमने गाना गाया है कि तुमको आना ही पड़ेगा, FIIs वालों तुमको आना ही पड़ेगा, तो FIIs वालों को आना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या होगा, वो हमसे अपर लेवल पे बाई करेंगे। अपर लेवल पे बाई करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमने सोने को अगर 60,000 पे लिया हुआ है तो चाहे 75 जाए, चाहे 80 जाए, चाहे 1 लाख जाए, तो अगला बंदा किस पे खरीद रहा है। अब आप अगर नहीं समझ रहे होंगे तो मैं अब जो क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूं, मेरे ख्याल से मैंने घोल करके इसको आपको पिला दिया है। तो अगला बंदा किस पर खरीद रहा है, 80,000 पर खरीद रहा है। एक तो उसको असेट तो उतना ही है, डिमांड बड़ी है ना, सप्लाई तो उतनी ही है। अब फैक्ट्रियों की कई सारी चीजें देखी जाती है, उनकी बैलेंस शीट देखी जाती है, उनका डेप्थ देखा जाता है, उनका फिर प्रोडक्शन देखा जाता है, फिर उनका सप्लाई चेन देखा जाता है, फिर उनकी क्वालिटी देखी जाती है। ये तो कंपनियों की कई सारी चीजें जस्टिफाई करते हैं, उस पर वो करता है ना, वैल्यू जस्टिफाई करता है कि तुमने मांग लिया, शेयर्स मांगते गए। इस पर मेरे को एक सेशन और करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों को समझ में आएगा। ये मुझे पता है, ये एक जो है अपना पेचीदा मसला है, कई लोगों के ऊपर से जाएगा ये। कई लोग तो सोच रहे होंगे मैं और लगा देता हूं, ये ऐसे ही बकवास करता रहता है, मैं लगा देता हूं और उसके बाद में मैं रातों रात कुछ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। रातों रात कुछ नहीं होता है, समय आने पर ही हर बात होती है, ठीक है ना। मालीची से 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, ठीक है ना। धीरे धीरे चल मना, धीरे धीरे सब होए। तो भाई मेरे, धीरे धीरे आपने चलना है, धीरे धीरे ही सब होगा। ये खाली हो हल्ला मचाने से नहीं होगा। बस खाली ये चीज रखनी है, अगर आप करेक्ट वैल्यूएशन पर ले रहे हो तो जितनी टीम वहां पर काम कर रही है, जिस परसेंटेज में आपके फंड मैनेजर ने उस शेयर्स को लिया हुआ है, उनकी टीम जितना काम कर रही है, चाहे उसमें आप पॉइंट बराबर भी हिस्सेदार हो तो आप उसके हिस्सेदार हो। ये होती है वैल्यूएशन, ये होती है हिस्सेदारी। बाकी नहीं होगा तो एक बार फिर इसको कवर करूंगा, तब जाकर के आपको क्लियर होगा, और अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको कहूंगा। तो मेरी जितनी समझ है भाई, मैं उसको कोशिश करता हूं कि लेमैन के जैसे आपको समझाऊं, कि ताकि आपको ये बात समझ में आए कि यस, लोगों को बोलने दो 15 लाख करोड़ डूब गया, 10 लाख करोड़ डूब गया, 20 लाख करोड़ डूब गया, कहीं नहीं डूबा है, कहीं नहीं गया है। वही सोने वाला हाल हुआ, 75,000 से लेकर के 60,000 पे आ गया है, ठीक है ना। और आपका इतना डाइवर्सिफाई है कि कितनी कंपनियों को डूबना पड़ेगा तब जाकर के आपके पैसे पर इफेक्ट होगा। ये बात क्यों नहीं, कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना जो कि आपके लिए आत्मघाती हो, जो कि आपके लिए कुठाराघाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी इस पर हम और भी सेशन करते रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी क्या है इस समय, आपको दिलो दिमाग की तरफ से मजबूत करना, कि ताकि आप उस बात को समझ सकें जो आपके अंदर डर है, वो डर निकल सके। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएगी फिर करेंगे, ये अपना ही चैनल है, अपना ही परिवार है, यस। लेकिन ये है कि थोड़ा सा भरोसा तो करना पड़ेगा यार, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। मेरा इसमें कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है मेरे भाई, कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है। अच्छा खासा मतलब जो है मेरा परिवार, अच्छा खासा हर चीजें है। तो उम्मीद करता हूँ यार आप बात को पॉजिटिव वे में लेंगे, और जैसा आपने प्यार दुलार हमारे साथ बनाया हुआ है वो आप बनाए रखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।